कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक रे चक रे इंडिया चक। Hello guys, welcome to you on my channel Show and Show Notion. Today we will talk about the Hamilton's principle, which we have to study in the first part of honors. So let's start. What is Hamilton's principle? Firstly, we will know what it will say, and after that we will derive the expression of this, and by using this expression we can also derive the expression of Lagrange theorem and D'Alembert principle का यूज़ करके भी हम हैमिल्टन प्रिंसिपल और D'Alembert प्रिंसिपल के यूज़ के थ्रू भी हम लैग्रांज थ्योरम को ड्राइव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल। What is the statement? Firstly, we will show the statement of Hamilton's principle. एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये कहता है Hamilton's principle can be applied Hamilton's principle can be applied to all those mechanical systems for which all the forces except constraint forces can be derived from scalar generalized potential. Scalar generalized potential, which may be a function of ये तीन चीज़ों का फंक्शन होगा। जनरलाइज, पहला जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, दूसरा जनरलाइज्ड वेलोसिटी, एंड द टाइम। तो पहले समझने का कोशिश करते हैं कि इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, इसका पहली बात हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल दोज मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि जितने भी मैकेनिकल सिस्टम हम सब पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है जहाँ अप्लाई नहीं होगा, फॉर विच, जहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट फोर्सेस जो है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं स्केलर जनरलाइज्ड पोटेंशियल से। तो एक टर्म आया कॉन्स्ट्रेंट फोर्सेस, इसको समझेंगे पहले। दूसरा स्केलर जनरलाइज्ड पोटेंशियल,
तीसरा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से क्या समझते हैं, और जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, और टाइम तो आप जानते हैं। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल मेनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड है। पहले देखते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो कांस्टेंट फोर्स, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है और सिस्टम मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ सिस्टम है। इसमें कोई एक या एक से अधिक ऐसा कंडीशन हो सकता है जो सिस्टम के मोशन को अफेक्ट करे या उसके मोशन को किसी यूनिक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस उस मोशन पर लगाए जा रहे हैं उसको हम कॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे। और चूंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट फोर्सेस है तो इसमें ऐसे फोर्स की बात होगी जो फोर्स मैकेनिकल सिस्टम के मोशन को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसके मोशन को लिमिट कर देगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसका अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो 3n कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, लेकिन हम कह देते हैं कि वो पार्टिकल सिर्फ 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे अब बस 2 ही दिशा में अलाइन हो पाएंगे। इस प्रकार एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम जो है उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दूसरा टर्म है जनरलाइज्ड पोटेंशियल या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से क्या कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख चुके हैं कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम से ये स्पष्ट है जनरलाइज्ड, यानी कि यह स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड है। जैसे किसी पार्टिकल का मोशन, अगर कोई पार्टिकल यूनी डायरेक्शनल मोशन करता है तो या तो वो एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है या जेड एक्सिस में हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल के लोकेशन को दिखाने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। या अगर 2 डायरेक्शन में मोशन करता है तो 2 डायरेक्शन में दिखाना होगा। लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसके थ्रू हम पूरे होल सिस्टम को बस एक ही पैरामीटर से डिनोट कर सकते हैं। जनरली इसका यूज़ एनालिटिकल मैकेनिक्स में किया जाता है, जहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वैसे पैरामीटर्स को कहते हैं जो किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विथ रिस्पेक्ट टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं दूसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और यह एक सिंगल पैरामीटर भी बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर सकता है, इसलिए इसका नाम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एक्सप्रेशन। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन क्या है। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ हम मोनोजेनिक सिस्टम के लिए करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि मोनोजेनिक सिस्टम क्या होता है, पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर अ मोनोजेनिक सिस्टम can be stated as
Hamilton's principle for a monogenic system can be stated as the motion of a system from time interval t1 to time t2 in such that the line integral वो कैसा होगा, तो I, जिसको कभी कभी एक्शन इंटीग्रल भी बोलते हैं, वो इक्वल होगा L dt from t1 to t2 हैज ए स्टेशनरी वैल्यू, यानी कि हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। और इस आई को क्या बोलेंगे, तो इस आई को हम बोल सकते हैं एक्शन इंटीग्रल। यानी कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो मोनोजेनिक सिस्टम पर अप्लाई होता है, उसका स्टेटमेंट है कि मोशन अगर किसी पार्टिकल का हो रहा है अगर t1 टाइम से t2 टाइम के दरमियान, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा L dt t1 से t2, उसकी वैल्यू स्टेशनरी होगी। अब L क्या है, तो L को हम बोलते हैं लेग्रांजियन। L को बोलते हैं लेग्रांजियन, और ये जो L होता है ये इक्वल होता है T माइनस वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, T मतलब काइनेटिक एनर्जी और V यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होता है, तो लेग्रांजियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक्सप्रेशन हम यहीं से आगे ड्राइव करेंगे। तो हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को देखा, और वह हैमिल्टन्स प्रिंसिपल किस सिस्टम पे लागू होता है उस सिस्टम के बारे में जाना कि यह मोनोजेनिक सिस्टम पर अप्लाई किया जा सकता है, और I इज इक्वल टू t1 to t2 इंटीग्रल L dt होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू।